बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाजी और आज अपने लैंग्वेज सीरीज़ के इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 19 के साथ हाजिर हुआ हूं। और जैसे कि आपने पिछले 2 लेक्चर्स में देखा कि अब हमने इसका टाइटल चेंज कर दिया है, हाउ टू लर्न इंग्लिश की बजाय अब हमने इसका टाइटल कर दिया है हाउ टू लर्न टेंसेस, क्योंकि ये सारे लेक्चर जो हैं वो टेंसेस के लेक्चर हैं। पिछला जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस यानी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम इंशाल्लाह प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस करेंगे। अब ये जो इंडेफिनिट्स हैं बच्चों, इन तीनों को मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अलग, पास्ट को अलग, फ्यूचर को अलग, क्योंकि ये 3 ऐसे टेंस हैं जिनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। और आपको बार बार ये चीज़ बताई गई है कि जब हम कहते हैं ना टेंस, तो इसका मतलब है कि यूजेज ऑफ वर्ब विद अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। फिर उसी तरह सबसे पहले डेफिनेशन हम लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो इंग्लिश में किस सेंस में यूज होता है। बच्चों इस चीज़ में इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल लोग हैं जिनकी लैंग्वेज L1, हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है पहचानों पे जाके फिक्रों को बनाते हैं, जो कि गलत सोच है। देखें, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अंग्रेज़ों की लैंग्वेज है। हमें जब किसी चीज़ की भी डेफिनेशन को देखना है तो हमने ये देखना है कि ये डेफिनेशन अंग्रेज़ किस तरह लेता है, यानी उनके नज़दीक इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसी डेफिनेशन को फिर हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश बुक्स क्या है, वो ये है कि a tense that tells us about number 1 a habitual action, यानी habitual action क्या होता है, किसी की आदत, ठीक। नंबर 2 a routine, किसी की रूटीन के रूटीन क्या है, वो कौन डेली क्या करता है, फलाना काम करता है, ये करता है, वो करता है, ये उसकी रूटीन है, ठीक है। फैक्ट्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के जो हकायक हैं, ठीक है। मसलन कोई भी ज़िंदगी की हकीकत, जितनी भी हकीकतें हैं ज़िंदगी की, लाखों करोड़ों हकीकतें हैं, जब हम उनका जिक्र करते हैं तो वो भी इनको हम फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी कह देते हैं। कभी कभी हम इनको यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह देते हैं, ठीक। तो अगर कोई टेंस हैबिचुअल एक्शन, रूटीन, फैक्ट्स ऑफ लाइफ और यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रेजेंट टाइम में बयान करे, प्रेजेंट टाइम, नॉट पास्ट, ओनली प्रेजेंट टाइम, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों इसकी पहचान पे, कि आमतौर पे, और ये ज़हन में रखें कि मैंने बार बार कहा, पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि पहचान सिर्फ इंग्लिश, ये उर्दू हमारे स्पीकर्स के लिए इजी करने के लिए, चले छोटी लेवल के लिए बच्चों के लिए होती है। मैं इसकी अभी आपको फर्क बताऊंगा कि ये क्यों इसको ऊपर टोटल डिपेंड नहीं करना होता। आपने डिपेंड करना है डेफिनेशन पे, सेंस पे डिपेंड करना है। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी एक सेंस है, हमने इंग्लिश को सीखना है इंग्लिश के तरीके से, उर्दू के तरीके से नहीं। लेकिन आसानी के लिए, चूंकि अब ये एक चीज़ हमारे ट्रेडिशन में आती है, तो हम इसकी पहचान अक्सर कहते हैं कि ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता है, एक्टिव की सेंस में ता है, ती है और ते है आते हैं, यानी एक्टिव की सेंस में ता है, ती है और ते है, यानी वो लाहौर जाता है, वो लाहौर जाते हैं, वो लाहौर जाती है, ठीक है। हम इस सेंस में यूज करते हैं। और अगर पैसिव हो जाए तो इन्हीं के साथ जा लग जाता है। बस देखो ना, खत लिखा जाता है, बजट पेश किया जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों अब ये जो जा है, ये कोई हदीस तो नहीं है कि जा ही लगना है। कई दफा कोई जा नहीं लगा होता, आम सेंस में फिक्रा बोला जाता है। मतलब मैं सिंपली इस फिक्रा जो मैंने अभी बोला, बजट पेश, मैं कहता हूं असेंबली में बजट पेश होता है, ठीक है, यानी दिसंबर में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। तो जो होते हैं खुद होते हैं कि कोई लेता है, कोई लेता है। बजट खुद पेश होता है कि कोई पेश करता है, कोई करता है। तो जा का लफ्ज तो नहीं आया। अब इसका मतलब है अगर एक बच्चा रट्टा लगा लेगा कि जा का लफ्ज आना जरूरी है, तो वो बच्चा हमेशा गलती करेगा। जा नहीं लगा होगा तो उसको एक्टिव बना देगा, जबकि नहीं। आपने सेंस देखनी है। देखो ना, मैं कहता हूं असेंबली में बजट पेश होता है, ठीक है, ठीक है।
दिसंबर में मैट्रिक के या मार्च में मैट्रिक के एग्जाम्स होते हैं। अभी एग्जाम्स खुद तो नहीं हो जाते, कोई लेता है, लेकिन मैं नहीं कहा लिए जाते हैं। अगर जाते हैं लिखा हुआ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ, अगर वो जा का लफ्ज नहीं लिखा हुआ तो जा कोई हदीस नहीं है बच्चों कि हम जा पे डिपेंडेंट हो जाएं कि जा लगा होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, जा नहीं लगा होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जा सिर्फ एक पहचान है आसानी के लिए, लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है। आपने सेंस देखनी है, आपके सामने फिक्रा है, देखो ना, मैं कहता हूं वो लाहौर जाता है, आपने सेंस देखनी है कि एक्शन क्या है। एक्शन है जाता है, तो क्या वो खुद जाता है? आंसर इज यस, तो फिर रिएक्टिव हो गया। मैं कहता हूं बजट पेश किया जाता है, ठीक है, अब यहां भी जाता है आ गया, तो बजट क्या खुद पेश होता है? नहीं, कोई करता है, सेंस पैसिव हो गई। अब देखो, मैं कहता हूं बारिश होती है, बारिश अब कुदरती चीज है, फैक्ट ऑफ लाइफ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, बारिश खुद ही होती है। हम ये नहीं बारिश की जाती है, बारिश खुद ही होती है। सूरज निकलता है, खुद ही निकलता है। हालांकि इसका एक निजाम है, कुदरत का एक निजाम है जो चल रहा है, लेकिन हम जब इसको यूज करेंगे तो हम इसको इस तरह यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब है कि हमने जा को इसका एक फिक्स रूल नहीं बनाना, एक आसानी जरूर है, लेकिन इसको आपने फिक्स रूल नहीं बनाना, फिक्स रूल बनाना है सेंस को, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फार्मूले पे। फार्मूला बहुत सिंपल है। अगर एक्टिव के फिक्रे हो तो आपको पता है हमेशा ये फार्मूले आपको रट्टे होने चाहिए, पहले से याद है। एक्टिव का कोई भी फिक्रा हो, जनरल फार्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन, PMRT। पैसिव में सब्जेक्ट की जगह हमने क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की जगह उसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा उसी फॉर्म में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद एक्सटेंशन आ जाएगा। अब ये रूल आपको एक्सेस ये जो है वीडियो नंबर 17 जो इंट्रोडक्शन थी टेंसेस की, उसके अंदर भी मैंने ये चीज बताई थी, ठीक है, इसलिए वो आपको याद होनी चाहिए। अब हम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसको अप्लाई करते हैं उस फार्मूले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, और उसके साथ S और ES भी लगेगा, वो मैं आगे बताता हूं कब लगेगा, किन सूरतों में लगेगा, कभी S और ES भी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और सब्जेक्ट से मुराद काम करने वाला, ऑब्जेक्ट से मुराद जिस पर काम किया जा रहा है, और प्लस एक्सटेंशन, वही PMRT, प्लेस, मैनर, रीजन एंड टाइम। और इनकी तरतीब भी ये रखनी है, कोई एक्सेप्शनल होगा तरतीब बदलेगी, क्या कहा था, वरना तरतीब नहीं बदलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर इसका पैसिव करें तो अब देखो, फार्मूले से आपने पैसिव बनाया। फार्मूला क्या? मैथमेटिक, आप मैथ की तरह ले इसको, आप समझिए बोर्ड पे आप लिख रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। हमने क्या रूल पढ़ा था कि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने क्या पढ़ा था कि जब एक्टिव को पैसिव करेंगे तो जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हेल्पिंग वर्ब में तब्दील हो जाएगी, लेकिन उसी फॉर्म में। अब वर्ब की है पहली फॉर्म, वर्ब की है पहली फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब की पहली फॉर्म क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब की पहली फॉर्म होगी इज एम आर। तो वर्ब किसमें चेंज हुआ? इज एम आर। अब देखो, इज एम आर कोई तुक्के से नहीं लगाया, मैथमेटिकली ऊपर V1 है, नीचे इज एम आर आ गया, ठीक है। इसके बाद अगला रूल क्या था कि पास से लगाई जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैंने आपको बार बार ये बात कही कि पैसिव फिक्रे जो होते हैं उनमें हमेशा 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है, चाहे दुनिया का कोई भी टेंस हो, चाहे किसी सेंस में फिक्रा हो, चाहे कोई टेंस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। तो ये हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? सब्जेक्ट, और एक्सटेंशन अपनी जगह पे रहे, PMRT एंड पे रहेंगे। सो देखो, इसका मतलब है जो मेन एलिमेंट्स है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वही इंटरचेंज हो गए। फिर सुन लें, एक्टिव का फार्मूला पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कभी कभी उसके साथ S और ES लगेगा, वो बाद में बताता हूं। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद आ गया एक्सटेंशन PMRT। पैसिव में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, देखो V1 की जगह इज एम आर आ गया, V1 चेंजेस इनटू इज एम आर, यानी वर्ब चेंजेस इनटू हेल्पिंग वर्ब इन अ पैसिव सेंटेंस। ये आपने रटना है, ये बार बार, ये मैं 2 वीडियोस में पहले आपको बता चुका हूं, लेक्चर नंबर 3 में भी और लेक्चर नंबर 17 में भी 2 दफा बच्चों हम ये बात कर चुके हैं। अब आपको ये हिफज हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहां से आती है? ये हम पास से लगाते हैं, ऐड करते हैं, और ये चूंकि पास से लगाते हैं, ये हमेशा 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है। उसके बाद अब सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एक्सटेंशन आ गया। अब आगे बात जो मैंने अभी कही कि S और ES
हम कब इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज तो याद रखें कि एस और ई एस सिर्फ और सिर्फ तब यूज होता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर हम अगर प्रोनाउंस हो तो किनको बोलते हैं? ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, ठीक ना। ही फॉर मेल, शी फॉर फीमेल एंड इट फॉर थिंग्स और एनिमल्स और एवरीथिंग, ठीक। इट सिंगुलर नाउन क्या होता है? कोई भी नाम, चाहे वो इंसान का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी का भी जब हम जिक्र करेंगे, मैं डॉग कहूंगा तो डॉग इज ए सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं मैन कहूंगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं कहूंगा अजमल थर्ड पर्सन सिंगुलर। कोई भी, अगर मैं कार कहूंगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर मैं इनको प्लूरल बॉयज कह दूं तो ये प्लूरल होगी। सो पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि V1 के साथ एस और ES सिर्फ कब लगता है? जब उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो। सिर्फ एक्टिव में लगना है, पैसे में तो लगना नहीं, एक्टिव में लगना है, ठीक। अब इसमें बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है, जो मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है वो कंफ्यूजन ही होती है कि बच्चे जो हैं वो एस और ES में फर्क नहीं देख पाते। तो बच्चे इसमें कुछ टोटके हैं जो आपने याद रखने, रूल्स हैं, दीज आर रूल्स। सबसे पहला रूल ये याद रखना है कि वो तमाम वर्ब्स, ऐसा कोई वर्ब जो O पर खत्म हो रहा हो, CH पे खत्म हो रहा हो, SH पे खत्म हो रहा हो, SS पे खत्म हो रहा हो, X पे खत्म हो रहा हो या Z पे खत्म हो रहा हो। फिर सुन लें, O पे खत्म हो रहा हो, ये नोट कर लें, ये नोट करें चीजें, O, CH, SH, XX या X, SS, ठीक है, या Z इन पे खत्म हो रहा हो तो हम इनके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में S लगाएंगे। मसलन अगर गो है, मतलब गो देखो किस पे खत्म हो रहा है? O पे, तो इसकी जगह क्या आ गया? गोज, ठीक है। अगर देखें वॉच, देखना, मैं ही, अब मैं कहूंगा आई वॉच टीवी, लेकिन ही वॉचेस, तो जो वॉचेस होगा वो क्या होगा? CH पे खत्म हो रहा है, तो स्पेलिंग क्या होंगे? WATCHES, साथ ही एस लग जाएगा। इसी तरह पुश, पुशेस, ES लग जाएगा। मिस, आई मिस यू, ही मिसेस मी, ठीक है। और मिस के साथ MISS, ES लग जाएगा। इसी तरह ड्रेस, ड्रेसेस, ठीक है। आई ड्रेस फॉर दिस थिंग, ही ड्रेसेस फॉर दिस थिंग, ठीक। इसी तरह बज, बज साउंड होता है ना, बजेज, यानी द बीज बज, तो बज का S और ES क्या होगा? बजेज। और मिक्स, MIX, मिक्स, मिक्सेज, ठीक है। सो पहला रूल तो ये हो गया कि ये जो अल्फाज हैं इनके साथ, ये इनमें से कोई भी लफ्ज आया हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम उसको उसके साथ ES को ऐड कर दें। अच्छा, अब अगला ये है कि अगर Y लगा हो, अगर क्या लगा हो? अगर Y लगा हो और Y के साथ, यानी Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड हो, लेटर हो, एंड में Y, लफ्ज Y पे खत्म हो, ट्राई, क्राई, और उससे पहले कॉन्सोनेंट लगा हो, वावल ना हो, तो हम उसको क्या करते हैं? उस Y को किस में बदल देते हैं? I में। किस में बदल देते हैं? I में, और उसके साथ लगा देते हैं ES। मसलन क्राई, तो क्या बन जाएगा? CRY, क्राई। तो Y से पहले देखो क्या आ रहा है? R, तो क्या बन जाएगा? क्राइज, ही क्राइज, CRIES। इसी तरह ही ट्राइज, TRIES, ठीक। लेकिन इसी का अगला रूल ये है कि अगर फर्ज करो उसके साथ कौन वावल लगा हुआ है तो फिर हम IES में नहीं बदलेंगे, हम सिंपल S लगा देंगे। उसके बाद क्या लगा देंगे? S। मसलन प्ले, आई प्ले, ही प्लेज, ही प्लेज। अब प्लेज में हम क्या लिखेंगे? PLAIES? नो, PLAYS। हम सिर्फ उसके साथ क्या लगा देंगे? S लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह इंजॉय, आई इंजॉय, ही इंजॉयज, ठीक है ना, ENJOY और सिर्फ S। तो याद रखें, Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो तो फिर IES हो जाता है, अगर वावल लेटर हो तो सिर्फ S होता है।
बाकी जितने भी बच्चों अल्फाज हैं, जितने भी, ज्यादातर तो बाकी होंगे, उनके साथ हम सिंपली क्या लगा देंगे, एस। मसलन रन, रन्स, नो, नोज, सिर्फ एस लगता जाएगा, ठीक है। डांस, डांसेस, स्माइल, स्माइल्स, लाफ, लाफ्स, इनके साथ सिर्फ क्या लग रहा है, एस लग रहा है, ठीक। ये तो था। उसके बाद आ गया कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनके साथ कभी एस और एस नहीं लगता। और थर्ड पर्सन अगर प्लूरल हो तो उसके साथ भी कोई एस और एस इस्तेमाल नहीं होता, ठीक। फिर सुन लें, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए, अगर गौर करेंगे तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, कोई एस और एस नहीं लगेगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, कोई एस और एस नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस और एस लगेगा, प्लूरल होगा तो तब भी नहीं लगेगा। मसलन ही प्लेज, दे प्ले, ही रन्स, दे रन, ठीक है। बॉय रन्स, बॉयज रन, उनके साथ एस और एस कुछ भी नहीं लगेगा, उनके साथ वो सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होंगे उनके साथ कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक। उसके बाद आ गई इसकी प्रैक्टिस। अब इसकी प्रैक्टिस देखते हैं। एक जुमला देखते हैं, मसलन वो अपने दोस्त को धोखा देता है, वो अपने दोस्त को धोखा देता है। मैंने आपको फिर तीसरे लेक्चर में भी ये बात बताई थी और 17वें लेक्चर में बताई थी कि मरकज जो है वो हमेशा वर्ब है। हमने वर्ब से सवाल करना होता है। वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, धोखा देता है। अब देखो ना, उर्दू में धोखा देता है कितना लंबा वर्ड है, इंग्लिश में एक ही लफ्ज है इसके लिए, डिसीव, ठीक है। तो धोखा, तो वो अपने दोस्त को, कौन धोखा देता है, वो, सब्जेक्ट मौजूद है तो फिक्र क्या हुआ, एक्टिव का फिक्र हुआ। तो हम क्या कहेंगे, ही डिसीव के डिसीव्स, ही डिसीव्स हिज फ्रेंड, ठीक है। ही डिसीव्स हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को धोखा देता है। असेंबली में एक और मिसाल देख लें। असेंबली में हर साल बजट पेश होता है। देखो, बजट पेश होता है, मैंने नहीं कहा पेश किया जाता है, जा का लफ्ज नहीं आया। असेंबली में हर साल बजट पेश होता है, आपको भी पता है हर साल जून में बजट पेश होता है। अब देखो, असेंबली में हर साल बजट पेश होता है, वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या आया, बजट नहीं, पेश होता है। कौन पेश होता है, हम कहेंगे कौन पेश होता है, गलत हो गया। कौन पेश करता है, फिक्रे में कोई नहीं है, बंदों का नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन पेश कौन, क्या बजट खुद पेश होता है कि कोई करता है, आंसर है कोई करता है। तो ये एक्टिव सेंस हुई कि पैसिव हुई, पैसिव हुई, पैसिव का फार्मूला लग जाएगा। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या पेश होता है, बजट। द बजट इज एमआर में से क्या आएगा, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, प्रेजेंटेड या अनाउंस्ड, प्रेजेंटेड या अनाउंस्ड। कहां पेश होता है, इन दी असेंबली। कौन पेश करता है, वो कोई नहीं है। उसके बाद एक्सटेंशन आ गया, प्लेस कहां पेश होता है, इन दी असेंबली, असेंबली में पेश होता है। कब पेश होता है, एवरी ईयर। तो देखो इस एक्सटेंशन में से इसमें क्या आया, प्लेस और टाइम, ये दो आए, ना मैनर आया ना रीजन आया, ठीक। इसके बाद बच्चों ये चीज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने नोट करना है, वो ये है कि ये जो टेंसेस का, और ये आगे तक चलेगा, ये चीजें अभी चूंकि पहला टेंस, अब ये पहला चूंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं जिसमें वर्ब आ रहा है। पिछला जो टेंस पढ़ा था सिंपल, उसमें वर्ब का इस्तेमाल नहीं था, उसमें लिंकिंग वर्ब का इस्तेमाल, इसमें मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। तो फिक्रे जो इंडेफिनिट के होते हैं, ये कोई भी होते हैं, अगर ये फिक्रे दो हिस्से के हो जाएं, दो हिस्सों में मुश्तमिल हो जाए, यानी दो पार्ट्स आ जाए, दो क्लॉज आ जाए, इंडिपेंडेंट हो, सबॉर्डिनेट हो, दोनों इंडिपेंडेंट हो, ये नहीं हो सकता दोनों सबॉर्डिनेट हो, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एक सबॉर्डिनेट, एक इंडिपेंडेंट एक दूसरा भी इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कहते हैं कितनी शक्लों में आ सकते हैं, ये चार अंदाज में आ सकते हैं। चार अंदाज क्या है, नंबर एक, दोनों हिस्से एक्टिव हैं, पहला हिस्सा भी एक्टिव, दूसरा हिस्सा भी एक्टिव। तो अगर दोनों हिस्से एक्टिव होंगे, दोनों भी एक्टिव का फार्मूला लग जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, दोनों हिस्से, और ये 12 के 12 टेंसेस में अप्लाई हो, दोनों हिस्से पैसिव हो सकते हैं, पहला हिस्सा एक्टिव, दूसरा पैसिव हो सकता है, पहला हिस्सा पैसिव, दूसरा एक्टिव हो सकता है। तो याद रखो बच्चों, वो फिक्रे जो वर्ब वाले होते हैं, टेंसेस वाले होते हैं, 12 के 12 टेंसेस में ये रूल अप्लाई होगा। पढ़ा मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा हूं, इसके बाद मैंने नहीं पढ़ाना। ये 12 के 12 टेंसेस के लिए है कि ये अगर फिक्रे दो हिस्सों के हो जाए और दोनों हिस्सों में क्लॉज जरूर यूज हो, और क्लॉज आपको पता है वो होता है इसमें वर्ब होता है, फ्रेज की बात नहीं होती। क्लॉज, अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक फ्रेज है फिर तो कोई सेंस ही नहीं ना।
बात हो रही है कि अगर दो हिस्से हैं, दोनों में वर्ब है, तो ये किस तरह के हो सकते हैं? तो आंसर है कि दोनों एक्टिव हो सकते हैं, दोनों पैसिव हो सकते हैं। पहला हिस्सा एक्टिव हो सकता है, दूसरा पैसिव हो सकता है। पहला हिस्सा पैसिव हो सकता है, दूसरा हिस्सा एक्टिव हो सकता है। 4 शक्लों में आ सकते हैं। मिसाल देखें, सबसे पहले हो गई दोनों हिस्से एक्टिव। मिसाल आपके सामने देता हूं, आई गो टू लाहौर एंड मीट असलम। अब देखो ना, आई गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाता हूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड मीट असलम सबॉर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं है, वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सेंस दे रहा है, मैं असलम से मिलता हूं। कौन मिलता है? जिसका जिक्र पहले हिस्से में हुआ। तो पहला हिस्सा इंडिपेंडेंट क्लॉज, आई गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाता हूं, एक्टिव, एंड मीट असलम, और असलम से मिलता हूं, फिर एक्टिव दोनों, क्योंकि वही लाहौर जाता है, वही असलम से मिलता है। इसी तरह अगर दोनों हिस्से पैसिव हो जाए, बड़ा आसान है। पहला हिस्सा, व्हेन बजट इज प्रेजेंटेड, जब बजट पेश होता है, व्हेन बजट इज प्रेजेंटेड, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव आ गया, बजट खुद पेश नहीं होता, कोई करता है। प्राइसेस आर इंक्रीज्ड, कीमतें बढ़ा दी जाती, कीमतें खुद बढ़ती, कोई बढ़ाता है? खुद बहुत बढ़ जाती? नो, कोई बढ़ाता है। कभी दुकानदार बढ़ा देते हैं, कभी गवर्नमेंट बढ़ा देती है, कभी दोनों मिलकर बढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन कोई बढ़ाता है। तो दोनों फिक्रों की सेंस क्या हुई? पैसिव। पहले में पैसिव का फार्मूला लगा, इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे हिस्से में, अब देखो, पहले हिस्से का ऑब्जेक्ट और है, दूसरे हिस्से का ऑब्जेक्ट और है। पहले हिस्से का ऑब्जेक्ट है बजट, व्हेन द बजट इज प्रेजेंटेड, पहले हिस्से में ऑब्जेक्ट कौन है? बजट, जो प्रेजेंट होता है, कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। प्राइसेस आर इंक्रीज, दूसरे हिस्से का ऑब्जेक्ट कौन है? प्राइसेस, ठीक है, इज एम आर में से आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गया। इस फिक्रे में कोई सब्जेक्ट नहीं है, दोनों हिस्से जो है, इसलिए आपको शुरू के लेक्चर्स में, फिर थर्ड लेक्चर में भी, और 17, ये 2 लेक्चर्स का मैं बार बार हवाला दूंगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक्टिव, पैसिव और सिंपल पढ़ाए थे कि एक्टिव फिक्रा हो तो उसके लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है, पैसिव फिक्रा हो तो उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन जो है अगर ये इंटरचेंज करना हो तो दोनों का होना जरूरी है। अगर आपने एक्टिव को पैसिव करना है या पैसिव को एक्टिव करना है, फिर दोनों का होना जरूरी है। लेकिन जरूरी नहीं कि एक्टिव का फिक्रा हो और उसके अंदर ऑब्जेक्ट होना भी हो, काम चलेगा, सब्जेक्ट होना जरूरी है। अब देखो, आपके सामने पैसिव के 2 पार्ट्स आए हैं, इन एक फिक्रे में 2 हिस्से आए हैं, दोनों में कहीं भी सब्जेक्ट नहीं है, तो काम चलेगा, ठीक। उसके बाद ऐसा फिक्रा जिसका पहला हिस्सा एक्टिव हो और दूसरा हिस्सा पैसिव हो। अब देखो, मैं यही फिक्रे को जो पिछला दिया था इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। व्हेन द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द बजट, जब हुकूमत बजट पेश करती है। अब देखो ना, वर्ब फिर वो ये बजट पेश क्या होता है? बजट कौन करता है? हुकूमत। अब सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट कौन है? हुकूमत। जब हुकूमत बजट पेश करती है, क्या होता है? प्राइसेस आर इंक्रीज्ड, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। अब देखो, दूसरे हिस्से में कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट ही सिर्फ। तो पहला हिस्सा एक्टिव, व्हेन गवर्नमेंट प्रेजेंट्स, पेश करती। गवर्नमेंट सिंगुलर है क्या प्लूरल है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। कीमतें बढ़ा दी जाती है। दूसरे हिस्से में देखो ना, बात किसकी हो रही है? कीमतों की। कीमतें खुद नहीं बढ़ती, कोई बढ़ाता है, तो फिक्र की सेंस होगी पैसिव। तो प्राइसेस के साथ क्या आ गया? इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। इसके बाद चौथी किस्म आ गई, जिसमें पहला हिस्सा पैसिव और दूसरा हिस्सा एक्टिव, यानी एक हिस्सा जो है पैसिव है, दूसरा हिस्सा जो है एक्टिव हो सकता है। बड़ा आसान है। व्हेन द बजट इज प्रेजेंटेड, अब देखो, मैंने फिक्रे को, उसी फिक्रे को मैं मोल्ड कर रहा हूं बार बार। व्हेन द बजट इज प्रेजेंटेड, कि जब बजट पेश होता है। अब देखो ना, यहां बात हो रही है बजट की, कौन पेश करता है? इस फिक्रे में कोई नहीं। तो पहले फिक्रे में, पहले हिस्से में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव का फिक्रा हिस्सा हो गया। तो हमने क्या बनाया? व्हेन द बजट, बजट हो गया ऑब्जेक्ट, इज एम आ आया, साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई प्रेजेंटेड। उसके बाद दूसरा हिस्सा आ गया, द शॉपकीपर्स इंक्रीज द प्राइसेस, शॉपकीपर्स इंक्रीज कर देते हैं। देखो ना, यहां वर्ब है, कीमतें, दुकानदार कीमतें बढ़ा देते हैं, वर्ब है, कीमतें बढ़ा देते हैं। कौन? दुकानदार, सब्जेक्ट मौजूद है, एक्टिव का फिक्रा हो गया। तो ये हो गया, द शॉपकीपर्स इंक्रीज द प्राइसेस, ठीक। इस तरह प्राइसेस। सो बच्चों, ये 4 किस्में हैं और ये चारों किस्में 12 के 12 टेंसेस में इस्तेमाल होंगी, कि जब फिक्रे 2 हिस्से के हो जाएं तो एक हिस्सा एक्टिव, दोनों हिस्से एक्टिव हो सकते हैं, दोनों हिस्से पैसिव हो सकते हैं, एक एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है। इससे फर्क कोई नहीं पड़ता, टेंस पे कोई बोझ नहीं पड़ता। आपने रूल अप्लाई करना होता है जिस तरह का हिस्सा है। अगर हिस्सा एक्टिव है तो फार्मूला एक्टिव का लगेगा, अगर हिस्सा पैसिव है तो फार्मूला पैसिव का लगेगा, ठीक। अब ये तो थी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर इंडेफिनेट के फिक्रे नेगेटिव हो जाए,
ठीक है। तो बच्चों अगर नेगेटिव हो तो आपको पता है नेगेटिव करने के लिए भी हमने पीछे रूल पढ़ लिया था कि अगर इनको नेगेटिव किया जाए, अभी पिछला लेक्चर जो हमने सिंपल में भी नेगेटिव किया है, इसको नेगेटिव जब हम करेंगे तो अगर एक्टिव का फिक्रा होगा तो इसको नेगेटिव किया जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हम ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू नॉट और डज नॉट, या डोंट और डजंट। यानी आप डू नॉट को डोंट भी बोल सकते हैं, डज नॉट को डजंट भी बोल सकते हैं। और फिर डज कब लगेगा, जहां एस और यस की जरूरत होगी वहां डज। अब अगर डू नॉट और डज नॉट लग गए, अब गलती क्या करते हैं, मसला देखो, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता, ही डज नॉट प्लेज क्रिकेट, कहीं ये करते हैं गलत, ही डज नॉट प्ले। सब जब डू नॉट लग जाए या डज नॉट लग जाए तो उसके बाद वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म, फिर 17वें लेक्चर पे चले जाएं। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब क्या है, सबसे छोटी शक्ल, जिससे छोटी नहीं हो सकती, जैसा गो से छोटा नहीं हो सकता, इस तरह, ठीक है। मिसाल के तौर पे आई डू नॉट या डोंट प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता, या डोंट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट या डजंट प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, ही डज नॉट या डजंट और प्ले, sorry, doesn't go to school, doesn't go to school on Sundays, he doesn't go to school on Sundays। तो goes नहीं आया ना, वैसे क्या होता, अगर मैं फिक्रा ही होता कि वो संडेज को भी स्कूल जाता है तो हम कहेंगे he goes to school, हम goes कहेंगे, लेकिन ही यहां क्या लगेगा, he does not go। तो जब does लग जाए तो फिर इन्फिनिटिव फॉर्म। पैसेज में बहुत आसान है, क्योंकि पैसे में ऑलरेडी हम इज एम आर लगाया होता है, हमने वर्ब V1 को इज एम आर में बदला होता है, तो इज एम आर के बाद हम नॉट लगा देते हैं, बहुत आसान है। मसलन ही इज नॉट या इजंट, इसमें भी जोड़ सकते हैं, ही इज नॉट या इजंट। और ये याद रखें जब जोड़ते हैं तो वो अपॉस्ट्रोफी का बड़ा ख्याल रखा है, इजंट, ISN apostrophe and then T, isn't punished by the teacher, ठीक, he isn't punished by the teacher। तो ये बच्चों इनका नेगेटिव तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, और आप छोटी जमातों से ये चीजें पढ़ते आ। अब आ गया इनका सवालिया। जब इन फिक्रों को सवालिया किया जाता है तो दो तरह के सवालिया होते हैं, आपने पढ़ा था, फिर तीसरे चैप्टर में भी, या दूसरे चैप्टर में, दूसरे लेक्चर में, या तीसरे में, और उसके बाद फिर 17वें में दोबारा, कि अगर सवालिया फिक्रे हों तो दो तरह के होते हैं, क्या वाले और क्या के अलावा वाले। कुदरती सवालिया, जनरल क्वेश्चन, जनरल इंट्रोगेटिव, और फोर्स्ड इंट्रोगेटिव। जब सवाल बनाया जाता है क्यों, कब, कैसे, कहां लगा के, तो उसको कहते हैं फोर्स्ड, यानी वो कुदरती सवाल ये नहीं होता, सवाल बनाया जाता है, ठीक। अब देखो इसको कहते हैं क्या वाले फिक्रे और क्या वाले, क्या के अलावा। अगर अब कुदरती सवालिया हो तो बच्चों सिंपल फार्मूला है, अगर एक्टिव है तो फिक्रे के शुरू में हम क्या लगाएंगे, डू, डज, डू या डज, फिर उसी तरह डज लगेगा जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, डू या डज लगेगा, और अंदर वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म लगेगी। फिर सुन ले, डू डज लगा, अंदर वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म लगेगी। और अगर पैसिव हो तो इज एम आर को उठाकर हम बाहर ले आएंगे, बड़ा सिंपल है, इज एम आर को उठाकर बाहर ले आएंगे। इसी तरह अगर फोर्स्ड इंट्रोगेटिव हो तो फोर्स्ड इंट्रोगेटिव होता है क्या के अलावा वाले, जिसमें कोई लफ्ज होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड जो सवाल बनाता है, ठीक है। वो लाहौर क्यों जाता है, क्यों, वो लाहौर कैसे जाता है, वो लाहौर कब जाता है, वो लाहौर किसके साथ जाता है, वो लाहौर कितनी देर के लिए जाता है। अब ये सवालिया लफ्ज आ रहे हैं सारे, ठीक है। वो मेन एक्शन वही है, जाता है, जाता है, जाता है, जाता है, लेकिन सवाल ऐसी सूरत में होता है बच्चों, सबसे पहले क्या आना है, इंट्रोगेटिव वर्ड, सबसे पहले वो लफ्ज आएगा, वो लाहौर क्यों जाता है, वाई पहले आएगा, उसके बाद फिर वही हेल्पिंग वर्ब। अगर एक्टिव है तो डू डज, अगर पैसिव है तो इज एम आर, ठीक है, और उसके बाद बाकी फिक्रा लिख दिया जाता है। बहुत सिंपल है। फिर सुनने, अगर जनरल इंट्रोगेटिव हो तो सिंपली हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में चूंकि एक्टिव में चूंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, हम डू डज पास से लगाते हैं, ठीक है, और अंदर इन्फिनेटिव फॉर्म लगाते हैं। पैसिव में चूंकि इज एम आर होता है, हम इज एम आर को बाहर ले आते हैं। अगर ये क्या के अलावा वाला हो, फोर्स्ड इंट्रोगेटिव हो, तो फिर हम इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी होगा, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, सब कुछ पहले लगेगा। उसके बाद एक्टिव की सूरत में डू डज लग जाएगा, पैसिव की सूरत में इज एम आर लग जाएगा, और फिर बाकी फिक्रा लिखा जाएगा, ठीक है। मिसाल आपके सामने देता हूं, डज ही गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे, क्या वो रोजाना बस पे स्कूल जाता है। तो डज, अब देखो डज हमने पास से लगाया, डज ही, और गोज नहीं कहा, डज ही गो टू स्कूल बाय बस एवरी डे। या व्हाई डू यू क्राई ऑल द टाइम, व्हाई डू यू क्राई, और तुम हर वक्त क्यों रोते रहते हो, व्हाई डू
वाई के साथ क्या लगा, डू, मैंने यू क्राई एक्टिव, वाई डू, पहले वाई लगा फिर डू लगा, फिर यू क्राई ऑल द टाइम। ठीक। when does he come to your house to study, यानी when does he come to your house to study, कब वो आता है तुम्हारे घर। when does, फिर when के साथ क्या लगा, does। ठीक है। इसी तरह पैसे की सूरत में मैंने आपको कहा कि is एम आर आ जाएगा, और अगर सवालिया लफ्ज होगा तो उसके बाद इज एम आर आ जाएगा। मिसाल आपकी देखें, इज ही पनिश्ड बाय द टीचर एवरी डे, इज ही पनिश्ड, क्या उसे रोजाना उस्ताद से सजा मिलती है, इज पहले आ गया, इज अंदर से ही बाहर आया, इज ही पनिश्ड बाय द टीचर एवरी डे, या उसे उस्ताद से रोजाना सजा क्यों मिलती है, वाई इज ही पनिश्ड, वाई, पहले वाई आया फिर इज आया, ये नहीं कहेंगे वाई ही इज पनिश्ड, नो, वाई इज ही पनिश्ड। हाँ, कई दफा अंग्रेज लोग ही को इज के साथ जोड़ के ही बोल देते हैं, वाई ही इज पनिश्ड, वो ठीक है, बोलचाल की हद तक ठीक है, लिखने की हद तक गलत है। वाई इज ही पनिश्ड बाय द टीचर एवरी डे। तो बच्चों ये हो गए इसके पैसिव के सवालिया फिक्र। ठीक। तो ये थे बच्चों बेसिक चीजें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं, ठीक है, उनका फार्मूला क्या होता है, उनमें एस और एस कब इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, कब नहीं इस्तेमाल होता, फिर उसके बाद इनका नेगेटिव क्या होता है, इनका इंट्रोगेटिव क्या होता है, एक्टिव में किस शक्ल में आते हैं, पैसिव में कैसे आते हैं, फिर अगर ये 2 पार्ट्स में हो जाएं तो ये 4 शक्लों में आ सकते हैं। ये चीजें हमने पढ़नी। अब बच्चों हर लेक्चर में आपने एक बात जरूर रखी, कोई ना कोई ऐसे नोट मैं दिया करूंगा, नोट, जहां भी नोट लिखा हुआ आएगा आपने समझ जाना है कि ये चीज वो है जो आम रूटीन या आम रूल से थोड़ी हट के, यानी आम रूल से ये चीज जोड़ी हट के है। इसका मतलब है ये कोई ऐसा रूल है जो कि जनरली अप्लाई होगा तमाम टेंसेस पे, और इसको हमने सीखना है। यानी मैंने हर दफा आपको हर लेक्चर में एक आध छोटी छोटी चीजें एडवांस, इसको आप कह लें, या आप ये कहने कि ऐसे रूल्स हैं जो कि हर टेंस पे अप्लाई होते हैं और इनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है। आज मैं आपको 2 नोट इससे रिलेटेड जो है वो पढ़ाऊंगा। सबसे पहला नोट है कि यूज ऑफ टू इन एनी टेंस, कि कभी कभी हम फिक्रे के अंदर एक मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद टू लगाते हैं, और टू के बाद फिर एक और वर्ब लगाते हैं। ठीक है। यानी फिक्रे में 2 वर्ब आ रहे होते हैं, एक मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब कहते हैं जो मेन एक्शन बता रहा है, जो असल बात बता रहा है। ठीक है ना, मतलब वो जाता है तो मेन वर्ब क्या हुआ, जाता है। ठीक है। अब उसके साथ एक और वर्ब आता है, ठीक है, वो मिलने जाता है, तो देखो ना 2 वर्ब हो गए, एक जाना एक मिलना। तो टू कब लगाते हैं बच्चों, कि जब फिक्रे में 2 वर्ब इस तरह हो कि ये जाहिर किया जाए कि कोई एक काम दूसरे काम के लिए किया जा रहा है, एक काम जो मेन काम है वो दूसरे काम के लिए किया जा रहा है। ठीक है। मसलन वो किताबें खरीदने लाहौर जा रहा है, देखो ना, एक असल काम क्या है, जाता है, असल काम है लाहौर जाता है, क्या करने जाता है, किताबें खरीदने। तो यहां वो अपने दोस्त से मिलने ये काम करता है, वो अपने दोस्त से बात करने के लिए फोन करता है। ठीक है। तो वो फोन क्यों करता है, वर्ब है, फोन करता है, क्यों करता है, दोस्त से बात करने के लिए। तो जो मेन वर्ब है बच्चों, मेन वर्ब हमेशा अपने टेंस के मुताबिक आएगा, मेन वर्ब के बाद टू आएगा, तो ये टू का इस्तेमाल, और उसके बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी। अब ये 12 के 12 टेंस में कहीं भी इस्तेमाल होगा तो इन्फिनेटिव फॉर्म ही लगेगी। अब ये नहीं देखना कि अब ये पास्ट का फिक्र हो गया तो हम इसको सेकंड कर देंगे, नो, या ये कॉन्टिन्यूस का फिक्र है तो आईएनजी कर देंगे, नो। मैं आपको मिसाल देके बताता हूं। तो पहला रूल क्या हो गया कि जब एक सेंटेंस में 2 एक्शन इस तरह के आ जाएं कि पहला एक्शन तो हो गया मेन एक्शन, दूसरा एक्शन आप कह लो उसका हेल्पिंग एक्शन। ठीक है, हम उसको कहते हैं हेल्पिंग एक्शन। ठीक है। इन दोनों के दरमियान हम लगाएंगे टू, तो जो मेन एक्शन है, मेन वर्ब है, वो तो अपने टेंस के मुताबिक आएगा, और जो हेल्पिंग एक्शन है वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म में आएगा। मिसाल देके समझाता हूं। आई गो टू लाहौर टू मीट माई फ्रेंड्स, देखो ना, मैं लाहौर अपने दोस्तों को मिलने जाता हूं। ठीक है, दोस्तों को मिलने जाता हूं मैं लाहौर, असल वर्ब क्या है, लाहौर जाता हूं। मेन एक्शन क्या है, लाहौर जाना। क्या करने जाता हूं, रीजन क्या है, क्यों जाता हूं, दोस्तों को मिलने। तो इसमें भी अमल आ गया, तो वर्ब 2 आ गए। अब 2 वर्ब आ गए, दोनों इंडेफिनिट भी होंगे, नहीं, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है ना। अब देखो ना, यही आई गो टू लाहौर टू मीट माई फ्रेंड्स, अगर ये फिक्रा पास्ट का होता बच्चों, मैं अपने दोस्तों को मिलने लाहौर जाता था, मैं अपने दोस्तों को मिलने लाहौर जाता था। अगले लेक्चर में आपको पास्ट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, फिर इसकी मिसाल दूंगा, लेकिन मैं वैसे पढ़ाने के लिए बता रहा हूं। तो मैं क्या कहूंगा, आई गो टू लाहौर नहीं, आई वेंट टू लाहौर टू
मीट माई फ्रेंड्स। टू के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म लगी। अच्छा, वो अपने दोस्तों को मिलने लाहौर जा रहा है, कॉन्टिन्यूस का फिक्र आ गया। जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस का आ गया। जा रहा होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का। तो मैं क्या कहूंगा, ही इज गोइंग टू लाहौर टू मीट हिज फ्रेंड। अब देखो ना, पहला जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, जो मेन एक्शन है, वो अपने टेंस पे डिपेंडेंट है, लेकिन टू के बाद हमेशा क्या लगेगी, इन्फिनिटिव फॉर्म। मसलन ही केम फ्रॉम कराची टू बाय गुड्स फ्रॉम सियालकोट, यानी वो गुड्स का मतलब है सामान, ये कारोबारी सामान जो होता है। यानी सियालकोट आपको पता है सर्जिकल की इंडस्ट्री है, सियालकोट जो है वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री है, तो वो गुड्स लेने, सामान लेने सियालकोट आया। तो इसका देखो ना, सामान लेने भी अमल है, लेकिन मेन अमल जो है वो क्या था, आया। ही केम, आप देखो ना, ही केम फ्रॉम कराची। अब ये पास्ट का फिक्र है, ये मैं मिसाल सिर्फ आपको देने के लिए दिया है कि ही केम फ्रॉम कराची, वो कराची से आया पास्ट में, ठीक है, पास्ट सेकंड फॉर्म लगी है। ही केम फ्रॉम कराची, इसका इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ टू का इस्तेमाल है, और ये 12 के 12 टेंसेस पे इस्तेमाल होगा। और जैसे मैंने आपको बार बार पहले बताया हुआ है, आप अपने कमेंट्स जब करते हैं तो कमेंट्स के अंदर कोई चीज पूछनी हो तो पूछा करें, और अगर नहीं तो मेरा नंबर आपके सामने होता है, आप मुझे करते भी हैं बच्चे, मैं बड़ा खुश होता हूं। आप कोई ऐसी क्वेरी जो मैं चीज समझा रहा होता हूं उससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप फौरन मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया करें, ऑडियो मैसेज कर दिया करें या लिख के कर दिया करें, मैं आपको उसका प्रॉपर जवाब दूंगा। और मुझे करते हैं, मुझे खुशी सबसे ज्यादा होती है कि सबसे ज्यादा मुझे टीचर क्वेश्चन करते हैं, टीचर सवाल, क्योंकि टीचर खुद बेचारे कंफ्यूज होते हैं, वो इस तरह की चीजें मुझसे पूछते रहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं उनको जवाब देता हूँ। कुछ चीजों में मैं उनको कहता हूँ कि ये फलानी बुक पढ़ें, थोड़ा एडवांस स्टडी करें, सर रटाना लगाएं, सिर्फ मेरे पे डिपेंड ना करें। आपको पता, देखो एक बड़ी सिंपल बात है, आप टीचर हैं कोई, आपने मुझसे एक बात पूछी, मैंने कहा इसमें ये लगाना है, आपको ये समझ तो पहले आनी चाहिए कि ये क्यों लगाना है। अब देखो ना, टू का रूल है, अगर आप टू का रूल पढ़ा रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको जब बच्चे ने पूछना है क्यों, तो आप जवाब तो देने वाले हो ना। आप ये तो नहीं कह सकते सर नसीब ने मुझे बताया था इसलिए, नो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि व्हेन टीचर्स आस्क मी क्वेश्चन, क्योंकि मैं समझता हूं कि सबसे, इफ वन टीचर अंडरस्टैंड्स द रूल, तो इसका मतलब है वो कम्युनिटी में हजारों आगे सैकड़ों लोगों तक वो रूल जो है वो पहुंचा देगा। ठीक, अच्छा जी। तो ही केम टू कराची, वो ही केम फ्रॉम कराची, वो कराची से आया, सियालकोट आया, ठीक है, टू बाय स्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम सियालकोट, सियालकोट से स्पोर्ट्स गुड्स खरीदने के लिए आया। ठीक, उसके बाद बच्चों एक और रूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि आईएनजी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, यानी वर्ब के अंदर, फिर 12 के 12 टेंसेस के लिए रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि वर्ब के अंदर आईएनजी हम लगा देते हैं जबकि वो टेंस भी नहीं होता। यानी आईएनजी का मतलब तो हम समझते हैं कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट के फिक्र में आईएनजी कब लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट में कब लगेगा, फ्यूचर में कब लगेगा, परफेक्ट में कब लगेगा, कब लगेगा, सुने। फिर उसी तरह अगर एक फिक्रे में अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए, हमने प्रेपोजिशन का पूरा लेक्चर पढ़ा है, कोई प्रेपोजिशन आ जाए, एट आ जाए, ऑन आ जाए, इन आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, बिहाइंड आ जाए, कोई आ जाए सवाए टू के, टू अभी पीछे पढ़ लिया, टू के बाद इंफिनिटिव फॉर्म है, सवाए टू के कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए और उसके फौरन बाद वर्ब आ रहा हो, ठीक है, फौरन बाद वर्ब आ रहा हो तो वो हमेशा आईएनजी में होगा, चाहे टेंस कोई भी हो। फिर सुन ले, चाहे टेंस, ये तीन चीजें आज आपने सीखनी है। टू का इस्तेमाल, प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी का इस्तेमाल, कि प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी कब लगता है, कोई भी प्रेपोजिशन हो, आंखें बंद करके आपने उसके, हाँ एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोई एक्सेप्शन ऐसा होगा जहां वो इस्तेमाल नहीं होगा। मैं मिसाल आपके सामने देता हूं, ही गोज टू स्कूल आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। इसका मतलब है रोज सुबह उठ के पहले वो क्रिकेट खेलता है, उसके बाद वो स्कूल जाता है। स्कूल तो वो जाता है, मेन एक्शन क्या है, वो स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, आफ्टर प्ले क्रिकेट, नो प्लेइंग क्रिकेट। तो आला प्रेजेंट बंदा सोचता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है, फिर भी हमने आईएनजी लगाया, हमने आईएनजी प्रेजेंट इंडेफिनिट, मेन एक्शन जो था वो था ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ये रीजन बन गया क्यों, कब जाता है, बल्कि टाइम बन गया, कब जाता है, आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। कब का मतलब हमेशा वक्त नहीं होता, कब पूरा एक एक्शन भी होता है, ठीक है ना। मैं कहता हूं उसने कब ये किया था, मैं कहता हूं ये करने के बाद, तो ये भी एक टाइम से रिलेटेड एक्शन है, ठीक है। तो आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह उठ के क्रिकेट खेलता है, सुबह 5-6 बजे क्रिकेट खेलता है दोस्तों के साथ, उसके बाद फिर वो स्कूल जाता है। तो ही गोज टू स्कूल आफ्टर प्लेइंग। अब ये आफ्टर ना होता, एट होता फिर भी प्लेइंग, ऑन होता फिर भी प्लेइंग, इन होता तब फिर भी प्लेइंग, बिफोर होता तब भी प्लेइंग, ठीक है।
टू होता तो प्ले, स्वाई टू के बाकी कोई भी आ जाता। तो ये रूल हो गया टू, ये रूल नंबर टू हो गया कि प्रेपोजिशन आईएनजी कब लगाना है वर्ब में, फिक्रे के अंदर किसी भी टेंस में। बच्चों 12 के 12 टेंसों में ये रूल जो है वो इस्तेमाल होता है, किसी भी टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। और उसके बाद आ गया आखिरी आज का रूल, और वो है कि अगर एक फिक्रे में फिर दो वर्ब इकट्ठे आ जाए, पीछे भी दो वर्ब इकट्ठे आए लेकिन बीच में प्रेपोजिशन आया, ही गोज टू लाहौर टू बाय बुक्स, टू गोज और ही गोज टू, यानी ही गोज टू लाहौर टू मीट हिज फ्रेंड्स, टू बीच में आ गया ना। कई दफा होता है कि फिक्रा इस तरह होता है कि टू वर्ब्स इकट्ठे आते हैं, ये तीसरा रूल है आज का। ये 3 नए रूल्स हैं जो 12 के 12 टेंस, मैं हर लेक्चर में मेरी आदत होगी, ये मेरा पढ़ाने का भी स्टाइल है कि मैं जब भी कोई चीज पढ़ाता हूं तो मैं उसके अंदर कुछ चीजें, अब ये थोड़ा इतने लेक्चर्स हो गए हैं कि मैंने कहा ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा एडवांस चीजें साथ शामिल होंगी, ये एडवांस में आ जाती है कि उसके साथ हम फौरन एडवांस, मैं जब सीनियर पढ़ाऊंगा तो रिपीट भी कर दूंगा दोबारा, लेकिन साथ साथ सीखें तो आपको ये ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर ये होगा जब मिसाल में दे रहा हूं तो आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर एक फिक्रे में दो वर्ब इकट्ठे आ जाए, यानी देखो ना, मैं कहता हूं उसने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, शुरू करना भी अमल, रोना भी अमल, दो अमल इकट्ठे आ गए, रोना शुरू कर दिया, ठीक है, या रोना शुरू कर देता है, ठीक है, दो अमल इकट्ठे आ गए। पहला जो अमल है, मेन अमल है, फिर वो टेंस पे डिपेंडेंट, 12 के 12 टेंस का जो वर्ब होगा वो लग जाएगा। प्रेजेंट डेफिनेट है तो फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म। लेकिन दूसरा वर्ब जो है, जो उसके फौरन बाद आ रहा है, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रहा, कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा, फौरन बाद आ रहा है, वो हमेशा आईएनजी में होगा, हमेशा आईएनजी में होगा, ठीक। मिसाल के तौर पे he starts shouting on seeing the lion, यानी वो शेर को देखते ही चीखना शुरू कर देता है। देखो ना, चीखना शुरू कर देता है तो असल वर्ब तक शुरू कर देता है, क्या शुरू कर देता है, चीखना। तो चीखना दूसरा अमल हो गया, दो अमल इकट्ठे आ गए। स्टार्ट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से लगा, सी स्टार्ट्स, और साथ अब ये कहेंगे ही स्टार्ट्स शाउट्स, गलत, ही स्टार्ट्स शाउटिंग। अब देखो ये पास्ट का फिक्रा होता, ही स्टार्टेड शाउटिंग। फ्यूचर का फिक्रा होता, ही विल स्टार्ट शाउटिंग। वो शाउटिंग 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 ही रहना है, उसने कभी भी तब्दील नहीं होगा, ठीक। तो बच्चों ये थे 3 रूल, फिर सुन ले 2 का रूल मैंने एक्स्ट्रा चीजें जो मैं पढ़ाया करूंगा हर लेक्चर में, बच्चों इनको नोट किया करें, रजिस्टर पे नोट किया करें। ये सोने के अल्फाज हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं, इनको मिस ना करें। ये वो रूल्स हैं जो याद रखना है। 2 का इस्तेमाल पड़ा है, एक प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी का इस्तेमाल पड़ा है, और तीसरा अगर 2 वर्ब इकट्ठे आ जाए तो पहला वर्ब हमेशा टेंस के मुताबिक होगा और दूसरा वर्ब हमेशा आईएनजी। ये 2 वर्ब का मतलब ये नहीं है कि इनके दरमियान गैप आ जाए, नो गैप। अगर गैप आ जाए फिर तो ये रूल ही नहीं इस्तेमाल होना, फिर तो वो ऊपर जो हमने पढ़े हैं कि एक्टिव है तो एक्टिव होगा, पैसिव है तो पैसिव होगा, ठीक। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं बच्चों इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है कि यूज द करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। के ये जुमले नीचे दिए हैं, इसमें आपने करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है वो बनाना है। बहुत सिंपल फिक्रे हैं। पहला फिक्रा है, आई थिंक्स आई एम राइट, आई थिंक्स आई एम राइट, और इसमें अंडरलाइन किया हुआ है थिंक्स को, यानी वर्ब को, आपने वर्ब को करेक्ट करना है। तो आप देखो ना, आई के साथ थिंक्स लगेगा कि थिंक लगेगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना, पास्ट में नहीं लेके जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये मश्क हो रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा, आई थिंक आई एम राइट, आई थिंक आई एम राइट, ठीक। उसके बाद दूसरा फिक्रा देखें, दे ऑलवेज हेल्प्स देयर फादर, दे ऑलवेज हेल्प्स देयर फादर, वो हमेशा अपने बाप की मदद करते हैं। दूसरा फिक्रा देखें, दे ऑलवेज हेल्प्स देयर फादर। तो आप देखो ना, दे के साथ एस और एस लगेगा, नहीं लगेगा, दे ऑलवेज हेल्प देयर फादर, ठीक। तीसरा फिक्रा देखें, द बुचर सेल्ड मीट एट चीप रेट, द बुचर सेल्ड मीट एट चीप रेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म। द बुचर सेल्स, और एस भी लगाया हमने, क्यों लगाया है, क्योंकि बुचर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्र है, सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, इसलिए उसको सिर्फ हमने एक्टिव पैसिव का फर्क आपने देखना है, ठीक। आगे चौथा फिक्रा देखें, डज ही लिव्स इन लंडन। अब देखो इस फिक्रे में क्या गलती है, लिव्स को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब है लिव्स गलत है इसके अंदर, डज ही लिव, क्योंकि क्या पढ़ा था हमने, अगर ये डज ना होता
तो फिर क्या होता, ही लिव्स इन लंडन, ही लिव्स एस लगना था, लेकिन चूंकि डज लग गया, हमने क्या पढ़ा, जब डज लग जाए या डू लग जाए तो उसके बाद वर्ब की इंफिनिटिव फॉर्म लगती है। ठीक, उसके बाद फिक्रा नंबर 5, हैज ही प्लेज क्रिकेट विद यू डेली, हैज ही प्लेज क्रिकेट विद यू डेली, इसमें दो वर्ब गलत लगे हुए हैं, हैज भी गलत लगा हुआ है और प्लेज भी गलत लगा हुआ है। हैज ही प्लेज क्रिकेट विद यू डेली, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, हैज तो परफेक्ट में आता है, तो हम क्या कहेंगे, डज, हैज की जगह क्या लगेगा, डज, और फिर प्लेज की जगह क्या लगेगा, प्ले, तो डज ही प्ले, फिर वो इन्फिनेटिव फॉर्म, डज ही प्ले क्रिकेट एवरी, क्रिकेट विद यू डेली। ठीक, छठा फिक्रा, he has always goes for a walk early in the morning, he has always goes for a walk early in the morning। अब देखो इसमें फिर दो एरर हैं, हैज गलत लगा है और goes, तो अब इसमें गलती क्या है, हैज और गोज दो को अंडरलाइन किया हुआ है, देखें कि ठीक क्या है, ठीक क्या होगा, ही ऑलवेज गोज, और देखो ना ऑलवेज जो है ही और गोज के सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान है, क्योंकि ऑलवेज क्या है, एमपीए, और एमपीए में क्या कहा था, हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आते हैं, तो क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, ही ऑलवेज गोज, तो गोज तो ठीक था, इसको हमने हैज ही गलत था, सिर्फ हैज को हमने हटा दिया, तो फिक्रा बन गया, ही ऑलवेज गोज फॉर अ वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमने बनाने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक, उसके बाद अगला फिक्रा देखिए, डिड ही बॉट एनी मेडिसिन फॉर इवनिंग, डिड ही बॉट एनी मेडिसिन फॉर इवनिंग, इसमें दो गलतियां हैं, डिड भी गलत लगा हुआ और बॉट भी गलत लगा हुआ, क्योंकि पास्ट है, फिक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, तो डिड की जगह क्या आ जाएगा, डज, डज, और क्योंकि ही के साथ डज लगने, डज ही बॉट, बॉट की जगह क्या लगेगा, डज के बाद क्या लगनी है, इन्फिनिटिव फॉर्म, डज ही ब्रिंग एनी मेडिसिन फॉर इवनिंग, के डज ही ब्रिंग, डज और ब्रिंग। ठीक, सेंटेंस नंबर 8, माजिद डजंट क्रिएट्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, माजिद डजंट, देखो ना डज नॉट लग गया या डजंट लग गया, क्रिएट्स, यही गलती है इसमें, क्या लगना है, क्रिएट, माजिद डजंट क्रिएट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। ठीक, उसके बाद सेंटेंस नंबर 9, ही डिडंट ट्राइड टू टॉक टू एनीवन, ही डिडंट ट्राइड टू टॉक टू एनीवन, पहले तो डिडंट लगा हुआ है, पास्ट लगा, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है, पहली गलती क्या है इसमें, एक तो डिडंट गलत लगा हुआ है, ट्राइड भी गलत लगा हुआ है, दोनों गलत है, दोनों वर्ब गलत है, ये क्या हो जाएगा, ही डजंट, ही डजंट ट्राई, he doesn't try, doesn't लग गया तो इंफिनिटिव फॉर्म, try to talk to anyone। ठीक, उसके बाद सेंटेंस नंबर 10, as the budget is present, as the budget is present, comma the prices increase। अब देखो ना इसमें दो वर्ब है, प्रेजेंट भी और इंक्रीज भी, दोनों ही गलत है, क्योंकि ये पैसिव का फिक्र है, बजट खुद नहीं पेश होता। अब देखो क्या ये वो फिक्र है जो पीछे हमने मश्क में किया है, प्रैक्टिस में किया है, एज द बजट इज, इसके बाद क्या लगनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो एज द बजट इज प्रेजेंटेड, और फिर दूसरा हिस्सा जो है, प्राइसेस खुद बढ़ती है, कोई बढ़ाता है, कोई बढ़ाता है, लिखा हुआ कोई नहीं है, तो फिर पैसिव होगा, तो मिस क्या है इसमें, इज एमआर मिस है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिस है, तो क्या हो जाएगा, द प्राइसेस आर इंक्रीज्ड, तो पूरा फिक्रा क्या बन गया कि एज द बजट इज प्रेजेंटेड द प्राइसेस आर इंक्रीज्ड। अगला फिक्रा देखें, 11वां फिक्रा, अजमल एंड आई वॉन्ट्स टू डिड समथिंग गुड, अजमल एंड आई वॉन्ट्स टू डिड समथिंग गुड, दो वर्ब आए हैं और टू भी आया, अभी पढ़ा है टू का इस्तेमाल पीछे, तो अब ये क्या होगा, मेन एक्शन क्या है, वॉन्ट्स, चाहता है, तो क्या होगा, अजमल एंड आई, दो बंदे हो गए, एक अजमल और एक मैं है, अब ऐसा लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या बन जाएगा, अजमल एंड आई वॉन्ट टू, डिड होगा, टू के बाद इंफिनिटिव फॉर्म, टू डू समथिंग, यानी मैं और अजमल कुछ करना चाहते हैं, तो अजमल एंड आई वॉन्ट टू डू समथिंग, देखो टू का इस्तेमाल आ गया, पहला जो वॉन्ट है वो लगा है इंफिनिटिव वर्ब के मुताबिक, और टू के बाद जो डू लगा है वो टू की वजह से लगा है, ठीक है, वो इस्तेमाल है जो भी आपको मैंने पढ़ाया। उसके बाद आ गया सेंटेंस नंबर 12, वी यूजुअली कंबाइन द बिजनेस एंड प्लेजर when we traveled abroad,
अब देखो ना, प्रेजेंट डेफिनेट में करना है और पास्ट की फॉर्म में लगानी है। तो दो गलतियां इसमें, कंबाइंस गलत लगा हुआ है और ट्रेवल्ड गलत लगा हुआ है। वी यूजली, वी प्लूरल, प्लूरल के साथ ऐसा यस लगना है, बिल्कुल नहीं लगना। तो क्या लगेगा, वी यूजली कंबाइन, हम मिला लेते हैं। किसको मिला लेते हैं, बिजनेस एम्प्लॉयर। अक्सर जो लोग बिजनेस करने जाते हैं वो साथ सैर तफरी भी कराते हैं, बिजनेस भी करते हैं, सैर तफरी भी करते हैं। वी यूजली कंबाइन बिजनेस एंड प्लेजर व्हेन वी ट्रेवल अब्रॉड। अब ट्रेवल्ड की जगह क्या आ गया, ट्रेवल। कंबाइंस की जगह क्या आ गया, कंबाइन। ठीक, तो इसमें दो एरर थे बच्चों वर्ब के। उसके बाद आ जाए सेंटेंस नंबर 13। सम पीपल लुक्स सैड, सम पीपल लुक्स सैड व्हेन दे सॉ एन एक्सीडेंट। ठीक है, अब इसमें दो गलतियां हैं, लुक्स और सॉ। पहला क्या है, सम पीपल, पीपल के साथ पीपल सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, इसके साथ एस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सम पीपल लुक सैड। पहली गलती ये थी, लुक सैड व्हेन दे सॉ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगनी है कि फर्स्ट लगनी है, फर्स्ट लगनी है। व्हेन दे सी, देखो ना दोनों के साथ एस लगा, दो अलग अलग है, पहला हिस्सा अलग दूसरा हिस्सा अलग। कि सम पीपल लुक सैड व्हेन दे सी एन एक्सीडेंट। देखो ना दोनों हिस्से जो है वो एक्टिव है, पहला हिस्सा भी एक्टिव, दूसरा हिस्सा भी एक्टिव। वो जैसे हमने भी पढ़ा, हमने कि चार किस्में पढ़ी हैं, वो वाला रूल अप्लाई हो गया। तो अगला फिक्रा नंबर 14, ही इज पनिश, he is punished by the police for steal the car। और देखो इसमें दो रूल अप्लाई हुए हैं, फिर वो जो मैंने पढ़ाए अभी आपको नोट की शक्ल में। अब देखें, he is punished, सजा खुद मिलती कोई देता है, कोई देता है, पैसिव का फिक्रा। he is punished, कौन सजा दे रहा है, पुलिस, पुलिस बाद में आई, पैसिव में हमेशा सब्जेक्ट बाद में आता है। he is punished by the police for, गाड़ी चोरी करने पर, for स्टीलिंग, स्टील आएगा कि स्टीलिंग आएगा। अब कौन सा रूल इस्तेमाल हुआ है, अब ये टेंस तो है इंडेफिनिट, तो आईएनजी क्यों लग गया, पीछे भी जो आपको पढ़ाया नोट कि कोई प्रेपोजिशन भी लगा, कोई कंजंक्शन भी लगा, सवाए टू के कोई भी लगा और उसके फौरन बाद वर्ब आए, वो आईएनजी होगा, टेंस है कोई भी हो। तो अब देखो फिर मैं दोबारा फिक्रा पढ़ता हूं, ही इज पनिश्ड, ये देखो इंडेफिनिट का रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है, ही इज पनिश्ड बाय द पुलिस फॉर स्टीलिंग द कार। स्टीलिंग, स्टील नहीं हम लगा सकते क्योंकि ये फॉर की वजह से आईएनजी लगा, इसका टेंस से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब था, ये हेल्पिंग एक्शन है, वो मेन एक्शन था, सॉरी, वो मेन एक्शन है और मेन वर्ब है, ये उसका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वो वाला नहीं ज़मार, ये उसकी हेल्प कर रहा है बस। सेंटेंस नंबर 15, द टीचर करेक्ट द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेली। कि टीचर जो है डेली स्टूडेंट्स के एरर्स को करेक्ट करते हैं। देखो टीचर सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर, तो इसके साथ एस लगना है कि नहीं लगना, लगना है। द टीचर करेक्ट्स द एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स डेली। ठीक, अगला फिक्रा, नोबडी नो व्हेन द न्यू शॉप इज गोइंग टू बी ओपन। अब इसमें दो वर्ब यूज हुए, एक ओपन, दूसरे हिस्से में पहला हिस्सा जो है नो, पहला हिस्सा एक्टिव है, दूसरा हिस्सा पैसिव है। देखो ना, नोबडी, नोबडी का मतलब किसी को नहीं पता। अब जब हम कहते हैं ना नोबडी, तो ये प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। नोबडी इज प्लेइंग, ये नहीं कहेंगे नोबडी आर प्लेइंग। इसी तरह नोबडी नो लगेगा नहीं, नोज, नोबडी नोज व्हेन द न्यू शॉप इज गोइंग टू बी। अब देखो बी क्यों लगा है, पैसिव की सेंस में, इज गोइंग टू बी ओपन होगा कि ओपनड होगा, ओपनड। तो नोबडी नोज, क्योंकि टू के बाद इंफिनिटिव फॉर्म लगनी है ना, तो इसे मार नहीं लग सकता। अगर टू लगा हो तो उसके बाद पैसिव की सूरत में, याद रखे, टू के बाद एक्टिव की सूरत में, ये जो टू का रूल मैंने बताया, ये उसमें एडिशन में करने लगा हूं। टू के बाद एक्टिव की सूरत में इंफिनिटिव फॉर्म लगेगी, V1 इंफिनिटिव, और अगर पैसिव हो जाए, वो सेंस ही पैसिव हो जाए, फिर टू के फौरन बाद बी लग जाएगा, इज एम आर नहीं लगेगा। टू के बाद इंफिनिटिव फॉर्म, इज एम आर इंफिनिटिव फॉर्म नहीं है, टू बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये होगा टू बी ओपन, नहीं टू बी ओपनड, पैसिव है। ठीक है, इसलिए ओपन लगा। तो ये फिक्रा मैं फिर पढ़ता हूं, ये इसमें रूल थोड़ा चेंज हुआ है। तो नोबडी नोज व्हेन द न्यू शॉप इज गोइंग टू बी ओपनड। ठीक, उसके बाद द कोच
as well as the players is instructed by the chairman. The कोच भी as well as players भी, यानी कोच भी और साथ साथ प्लेयर्स भी, ठीक है. is instruct no, कोच भी और प्लेयर्स भी सारे जो हैं वो क्या है, आर इंस्ट्रक्ट होगा नहीं, इंस्ट्रक्टेड. क्यों? क्योंकि फिक्रा पैसिव है, यानी कोच और प्लेयर्स इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, इंस्ट्रक्ट हो रहे हैं. किससे? चेयरमैन से. जो बोर्ड का चेयरमैन है वो उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो इसका मतलब फिक्रे की सेंस होगी पैसिव. तो क्या हो जाएगा, आर इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरमैन. ठीक. सेंटेंस नंबर 18, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये अक्सर इस तरह के एरर जरूर स्टूडेंट करते हैं. गो टू द मार्केट डेली. अब स्टूडेंट समझते हैं यार स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके साथ तो वही लगना है. गलत. बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही, बात स्टूडेंट्स की नहीं हो रही, ग्रुप की हो रही. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स तो हो जाएगा अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गो टू द मार्केट डेली. गलत. अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट गोज टू द मार्केट. अब स्टूडेंट सोचते हैं कि स्टूडेंट्स प्लूरल आ रहा है, उसके फौरन बाद गोज. यही एरर्स होते हैं. आपने ध्यान रखना है कि बात स्टूडेंट्स की हो रही है कि ग्रुप की हो रही है, तो बात ग्रुप की हो रही है. ठीक है, तो हम कहेंगे अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स गोज टू द मार्केट डेली. ठीक. आगे अगला फिक्रा, फिक्रा नंबर 19, एवरीवन इन द 4 क्लासेस, एवरीवन हर एक, इन द 4 क्लासेस वांट टू अटेंड द प्ले, कि हर बंदा प्ले अटेंड करना चाहता है, प्ले देखना चाहता है या प्ले में देखने में हिस्सा डालना चाहता है. तो कहेगा एवरीवन इन द 4 क्लासेस, यानी चारों क्लासों में हर शख्स. अब जो ना हर, वो सिंगुलर हो जाता है. एवरीवन इन द 4 क्लासेस वांट टू अटेंड द प्ले होगा नहीं, wants to. everyone wants सिंगुलर. हर बंदा सोचते हैं तो सबकी बात हो रही है, सबकी हो रही है, लेकिन सबकी एक एक करके हो रही है. इनफर या नोबडी, नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, कई लोग, लेकिन हम बोलेंगे सिंगुलर. इसी तरह एवरीवन सिंगुलर. ठीक. और आखिरी फिक्रा, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स. तो जब इस तरह फिक्रा नीदर नॉर आ जाए तो हमेशा बात, 2 सब्जेक्ट हैं देखो ना, इसमें ही भी और फ्रेंड्स भी, तो वर्ब फ्रेंड्स के मुताबिक लगेगा. ये मैं आपको कॉमन एरर्स में भी ये चीजें पढ़ाऊंगा. इसमें कई चीजें हैं जो बच्चों कॉमन एरर्स में दोबारा पढ़ाई जाएंगी आपको, कि ये छोटी छोटी गलतियां बच्चे करते हैं, तो उन गलतियों को कैसे हम ठीक करते हैं. ये 2 वाला रूल जो मैंने कहा, ये कॉमन एरर में पढ़ाऊंगा. 4 वाला रूल भी पढ़ाऊंगा. इस तरह की चीजें पढ़ाऊंगा. नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्लेज क्रिकेट, नो प्ले क्रिकेट. ठीक. तो ये थी बच्चों इसकी मश्क. मुझे पूरा यकीन है, पूरी उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. बच्चों इंडेफिनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा पास्ट इंडेफिनिट पे होगा, इसी तरह का लेक्चर होगा. इसमें बच्चों अब जो मैंने एडिशनल चीजें पढ़ाई हैं, तो ना आज एडिशनल चीजें क्या पढ़ाई हैं, कुछ तो बेसिक चीजें ना, कि उसका टेंस भी होता है, एक्टिव भी होता है, पैसिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, इंट्रोगेटिव भी होता है, लेकिन कुछ चीजें आपको बारीकी में पढ़ाई गई हैं. मसलन मिसाल के तौर पर कि इनको जो इसमें में हो जाए तो कितनी शक्लों में आ सकते हैं, ये 12 के 12 टेंस पे अप्लाई हो. फिर इसी तरह 3 रूल पढ़ाए हैं कि टू का इस्तेमाल, कि अगर फिक्रे में 2 वर्ब इकट्ठे आ जाए, बीच में सेंस टू की आती हो, तो टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म लगेगी, चाहे कोई भी टेंस हो. फिर पढ़ाया कि अगर कोई फिक्रे में फिर 2 वर्ब आ रहे हो, बीच में प्रेपोजिशन आ रहा हो, कोई भी सिवाय टू के कोई और आ रहा हो, तो उसके बाद आईएनजी लगेगा. फॉर है, एट है, इन है, ऑन है, आईएनजी लगेगा. और तीसरा रूल आज का पढ़ा है कि अगर 2 वर्ब इकट्ठे आ जाए, 2 वर्ब इकट्ठे आ जाएं, एक वर्ब के साथ ही दूसरा वर्ब हो, बीच में कोई गैप ना हो, कोई प्रेपोजिशन ना हो, कोई कुछ ना हो, इकट्ठे आए दोनों, तो पहले वाला हमेशा टेंस के मुताबिक होगा और दूसरा हमेशा आईएनजी का होगा. मिसाल आपको दी थी, ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्ट्स क्राइंग, ही विल स्टार्ट क्राइंग. पहले वाला जो है वो टेंस के मुताबिक आ रहा है, दूसरे वाला हमेशा आईएनजी फॉर्म में. ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा. बच्चों इनको फॉलो करें, इनको तैयार करें. ये गोल्डन वर्ड्स हैं, ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए ये लेक्चर्स तैयार किए हुए हैं. ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो. खुदा हाफिज.